राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। भारत वो देश है जहां पर हिरण्यकश्यप का अगर उदाहरण मिलता है तो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने वाला भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत के इतिहास में अगर तैमूर लंक मिलता है तो उसकी बड़ी आर्मी के सामने, जिसके पास तलवारें थी, घोड़े थे, हाथियां था, उसके सामने चाकू लेकर के खड़ा होने वाला बलकरण का भी इतिहास मिलता है। तो भारत की चिंतन परंपरा को आपको देखना पड़ेगा। चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर कई गुण होते हैं और कई सारे अवगुण भी होते हैं। तो राजनीति में जब हम किसी चीज का विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं तो दो चीज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लेंस और दूसरा है लोकेशन। मतलब हम किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं और वो चीज हम कहां से देख रहे हैं। जब तक इसका हम निर्धारण नहीं करेंगे तब तक ये कैटेगरी के आधार पर हम भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास को समझने में गलती करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल ना जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव को सुनेंगे या किसी मंच पर जाएंगे, किसी टीवी डिबेट में जाएंगे, किसी क्लासरूम में अगर आप किसी टीचर को सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि किसी के लिए राजनीति मैथमेटिक्स है। जब वोटों का परसेंटेज निकाला जाता है, किस जाति का कितना वोट है, किस धर्म का कितना वोट है, तो किसी के लिए पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स है, किसी के लिए पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है कि इस जात को इस जात से जोड़ देंगे, जैसे लैब में बैठ करके हम लोग कोई पॉलिटिक्स खड़ा कर देंगे। और किसी के लिए पॉलिटिक्स इकोनॉमी है, कितना पैसा खर्चा होगा, धन कहाँ से आएगा, चंदा कहाँ से आएगा। और आजकल चल भी यही रहा है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, आप मुझसे चंदा लीजिए, फिर जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको धंधा दे देंगे। चल भी यही रहा है। तो अगर आप इस देश का लीडर बनना चाहते हैं या एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप इस देश को समझना चाहते हैं, और जो एफर्ट है MIT का कि हमको पढ़ा लिखा नेतृत्व खड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति है क्या। जब तक राजनीति समझ में नहीं आएगी, ये लेफ्ट राइट सेंटर ये भी समझ में नहीं आएगा। तो राजनीति क्या है? राजनीति देखिए सिंपल, समाज में जैसे संरचना होती है, घर होता है, परिवार होता है, धर्म होता है, जाति होता है, पहचान होती है, उसी तरह से राजनीति भी एक संरचना होती है। और उस संरचना के दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस संरचना से लाभ ले रहे हैं और एक जो उस संरचना के पीड़ित हैं। अगर आपको उस संरचना से लाभ मिल रहा है तो आप उस संरचना की अच्छाइयों को देखेंगे। अगर उस संरचना से आप पीड़ित हैं तो आप उस संरचना के खिलाफ अपने सवाल को उठाएंगे, अपनी आवाज को मुखर करेंगे। मतलब राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। और जो सत्ता की राजनीति और सत्य की राजनीति है, इसको अगर आप भारतीय इतिहास, चिंतन और परंपरा के आधार पर देखेंगे तो भारत में हर तरह के विचार आपको देखने को मिलेंगे। भारत को किसी और देश से किसी भी प्रकार का नकल करने का जरूरत नहीं है। भारत वो देश है जहां पर हिरण्यकश्यप का अगर उदाहरण मिलता है तो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने वाला भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत के इतिहास में अगर तैमूर लंक मिलता है तो उसकी बड़ी आर्मी के सामने, जिसके पास तलवारें थी, घोड़े थे, हाथियां था, उसके सामने चाकू लेकर के खड़ा होने वाला बलकरण का भी इतिहास मिलता है। तो भारत की चिंतन परंपरा को आपको देखना पड़ेगा। भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए चांद तो वही है ना भैया,
जिसको आप कड़वा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो कड़वा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। अगर आपको समाज में बराबरी की संरचना का निर्माण करना है तो भारत में उसकी चिंतन परंपरा को आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और भारत में समानता, एकता, न्याय, बराबरी, इसकी चिंतन परंपरा ये है कि आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा, आपको नानक के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, आपको शिवाजी के पास जाना पड़ेगा, आपको अन्ना भाऊ साठे के पास जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है। गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल, ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और मुझे बताइए, गन्ने को यदि चना कहने लगे तो चने गन्ने जैसा स्वाद तो नहीं देने लगेगा ना। सिर्फ नाम बदल देने से क्या होगा? लड़ाई हमेशा सत्य और सत्ता की रहती है, और सत्य और सत्ता दोनों बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अस्थायी रहता है। सत्ता भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। सत्ता का परिवर्तन भी होते रहता है, उसके अनुसार सत्य का भी परिवर्तन होते रहता है। और हम किस काल खंड में पैदा हुए हैं, इससे हमारी विचारधारा तय होती है। जैसे एग्जाम, आप देखिए कड़वा चौथ को चलनी लेकर के, आप देखिए ईद पर चांद को, लेकिन जब एग्जाम होगा यूपीएससी का और पूछा जाएगा कि चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो ये लिख करके आइएगा कि केतु और राहु की वजह से होता है, तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। विज्ञान से पहले तर्क है, और तर्क की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में तर्क रहा है, और तर्क ने हर प्रकार की सत्ता को चुनौती दिया है। वही कबीर जो लिखते हैं कि काकर पातर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापड़ मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। वही कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वही कबीर लिखते हैं, वही नानक लिखते हैं, वही बुद्ध लिखते हैं, वही इस देश के जन कवि लिखते हैं। और कवि दो तरह के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति दो तरह का होता है, उसी तरह से कवि भी दो तरह के होते हैं। एक कवि वो होता है जो राजा के दरबार में बैठ करके राजा के लिए भजन गाता है। दूसरा कवि वो होता है जो जनता के बीच में जन संघर्षों का गीत गाता है। इसका चुनाव आपको करना है, इसका चुनाव आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को उठा करके जब आप फेंकते हैं तो ये उस वस्तु के वजन और उसके वॉल्यूम पर निर्भर करता है, उसके मास और वेट पर निर्भर करता है कि वो कितनी दूर जाएगा। आप सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, वहीं से आपका विचार तय होता है। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है
कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी माँ को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा तर्क क्या है और हमारा विज्ञान कहाँ जा रहा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ होनी पड़ेगी। अगर आपके पास विज्ञान का समझ नहीं है तो संसद में बैठ करके आप कौन सा पॉलिसी बनाएगा, हमको बता दीजिए। जो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूटन के फिजिक्स में, आइंस्टाइन के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा, उसको एआई नहीं पता चलेगा, इंजन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां बनानी है वो नीतियां वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो इकोलॉजी के सवाल को अपने पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और दूसरा आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप यह बात बखूबी समझते हैं कि राजा आपस में लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। राजा के हार या जीत जाने से जनता का भला नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से, उस गर्भ से। अगर आप इस देश में सत्य की राजनीति का इतिहास ढूंढ करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धो कानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से। देखिए, हमारे हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो रोशनी का गलत विभाजन कर सकता है, वो रोशनी का गलत वितरण कर सकता है। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। हमारी बहनें यहाँ बैठ करके शानदार भाषण दी हैं। मैं अपनी बहनों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले, उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया। और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी नहीं है और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास, अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन करना है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप सत्य के साथ खड़े हैं कि सत्ता के साथ खड़े हैं। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप सत्य के लिए संघर्ष करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ हो, इतिहास की भी समझ हो,
दर्शन की भी समझ हो और इस देश में समाज में रहने के लिए जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता की भी हमको समझदारी हो। लेकिन व्यवहारिकता का मतलब ये मत समझना दोस्त, आजकल युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको, और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई ये मत करना, ये मत करना, ये याद रखना कि तुम्हारी राजनीति क्या है। इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। और ऐसा जज्बा अगर तुम्हारे भीतर है तो मैं तुमको एक बात कह देता हूं, कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। राजनीति का मतलब सत्य के लिए संघर्ष करना होता है और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। दक्षिण वाम और मध्य के बात के रास्ते में मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, उसका चुनाव आप खुद करो, लेकिन कैटेगरी में मत फंसो। लेकिन एक कैटेगरी जरूर होती है, वो कैटेगरी होता है सत्य का। उस सत्य की विचारधारा पे चलो। और इस देश ने बार बार ये साबित किया है, यह देश बुद्ध की धरती है, इसीलिए यहाँ कोई भी संघर्ष हिंसा से नहीं अहिंसा से करके उस संघर्ष को जीता जा सकता है। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से। बस इस बात को याद रखना। और एक अंतिम बात, मैं आपको कुछ बताने सिखाने या समझाने के लिए नहीं आया था। मेरे पास जो अनुभव था और मैं आपके बीच में आकर के अपने कॉलेज के दौर को याद करने लगा, तो जो मेरा अनुभव था मैंने आपके सामने साझा कर दिया। अगर किसी को भी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो बात थी बिना लाग लपेट की हमने आपको कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।